हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा। चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। पेपर में किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? केवल एक क्वेश्चन में आया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लिग्निन वाला जो था कॉर्क सेल आर डेड ड्यू टू द लिग्निन। याद रखो, वहां लिग्निन नहीं आकर सोवेरियन आना चाहिए था। ठीक है भाई, अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ male gametophyte and development of male gametophyte. This process is also known as microgametogenesis. लास्ट क्लास में हमने बनाया था माइक्रोस्पोर टेट्राड और द पोलन टेट्राड। गैमेट्स नहीं बना भाई। अब हम गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे और मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और मेल गैमेट आर आल्सो नोन एज माइक्रोगैमेट्स। अगर हम यहां पर देखें तो इन एंजियोस्पर्म male gametophyte is most reduced in plant kingdom. अगर हम एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट is most reduced gametophyte in plant kingdom, and it contains only 3 cells. Only 3 cells are present in the male gametophyte of angiosperm. That is the least number of cells. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, गैमेटोफाइटिक जनरेशन रिड्यूस होता गया, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इवॉल्व्ड होता गया, डेवलप होता गया। तो मोस्ट रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म, मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो मेल गैमेटोफाइट होता है, इट possesses only 3 cells. Now the development of male gametophyte, it occurs in 2 steps. First, that is known as pre-pollination development, means development of gametophyte before the pollination. And this development occurs inside microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बना और माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर ही हो गया। माइक्रोस्पोर भी स्पोरेंजिया के अंदर बना है, उसका डेवलपमेंट भी वहीं पर हो गया है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट। जहां पर माइक्रोस्पोर बना, जहां पर स्पोर बना, अगर वहीं पर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, द कंडीशन इज नॉन एज इन सीटू। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पर भाई? प्लांट पर या सोइल में? हाँ, मतलब ऑर्गेनिज्म पर ही है, बोलो। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ही ये डेवलपमेंट हो रहा है। और जब ऑर्गेनिज्म पर ये डेवलपमेंट हो जाए, then this type of development is known as in vivo. 2 टर्म होती बेटा, इन विवो, इन विट्रो। इन विट्रो आउटसाइड बॉडी टेस्ट ट्यूब, इन विवो इनसाइड द बॉडी। तो ऑर्गेनिज्म बॉडी पर ही हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया इन विवो। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, इसलिए बोला इन सीटू। और ये स्पोर वॉल के अंदर होता है, इसलिए इसको बोला गया एंडोस्पोरिक। याद रखना, जितने भी हेटेरोस्पोरस प्लांट है ना, जितने भी, इन ऑल हेटेरोस्पोरस प्लांट एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन ऑफ स्पोर अकर। और यहां भी एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन से पहले होगा। एंड सेकंड, दैट इज द
post pollination development. Second is the post pollination development. It means it occur after the pollination. जब pollination हो जाएगा तो pollination के बाद होगा. And this starts on स्टिग्मा, और ये जो होगा ये स्टिग्मा पर होगा. अगर हम देखें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, and if we'll talk about the pre pollination development, this is the initial structure of microspore tetrad or the pollen tetrad. This is the microspore tetrad, and microspore tetrad is surrounded by a layer, and this layer is known as callus. This is the callus layer. याद रखना callus layer माइक्रोस्पोर टेट्राड के चारों तरफ होता है, और इसके साथ साथ it is also present around the microspore mother cell. ये callus का लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों तरफ भी होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड के चारों तरफ भी होता है. अब सबसे पहले एक एंजाइम आता है, and that enzyme is known as callase, and this callase hydrolyze the callus. कैलेज जो एंजाइम है ये कैलोज का हाइड्रोलिसिस करेगा. कैलेज कौन सिक्रीट करेगा? टैपेटम. तो ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर, now these microspores separate from each other. These are 4 microspore, and each microspore show the similar type of development. इन चारों के चारों में एक जैसा डेवलपमेंट होगा. अब हम इनमें से एक लेकर चल रहे हैं. ये सारा प्रोसेस 4 टाइम्स हो रहा है. This is the 1 microspore. Now, first of all, vacuole formation occur inside the microspore. यहां पर vacuoles का फॉर्मेशन हुआ. Now the question is why vacuole is formed? जो दिख रहा है वो बोलना है. वैक्यूल के फॉर्मेशन से हुआ क्या? जो हो रहा है वो बोलना है आपको. तो जो दिख रहा है वही बोलना है. कि पहले जो न्यूक्लियस सेंटर में था, नाउ दिस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी. सो वैक्यूल इज फॉर्म टू मूव द न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है भाई. अब इसमें डिवीजन हुए, यहां पर डिवीजन स्टार्ट हुआ. Different vacuole get fused to each other. These are the chromosome. This is the spindle fiber. Can you identify the stage of cell division? हाँ भाई, metaphase. And during metaphase, the chromosomes are arranged on the metaphase plate or the equatorial plate or on the spindle equator. Spindle equator is usually formed at the center of the cell. नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो स्पिंडल इक्वेटर बनता है वो सेल के सेंटर में बनता है. यहां पर कहां बना? सेंटर में या अवे फ्रॉम द सेंटर? हाँ, अवे फ्रॉम द सेंटर. इसको बोलते हैं हम असिमेट्रिक स्पिंडल. दिस इज नॉन एज asymmetric spindle. And due to the formation of asymmetric spindle,
अनइक्वल सेल डिवीजन अकर। यहां पर अनइक्वल सेल्स बनेंगे। द सेल विद द लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस cell with the large irregular nucleus, this cell is known as vegetative cell. And the cell, small cell with small spindle shaped nucleus, that is known as generative cell. Two cells are there. One is generative cell and another is, what type of division is this? Meiosis or mitosis? हाँ भाई, this division is meiosis or mitosis? This microspore tetrad, N or 2N, haploid, and haploid never show meiosis. Haploid never show meiosis. तो ये division mitosis. Two cell are formed, one is generative cell and another is vegetative cell. अभी अगर आप देखो तो इन दोनों सेल के बीच में ये सेल वॉल है, दिख रहा है बेटा ये सेल वॉल? But later on, after some time, this cell will get dissolved and generative cell release inside the cytoplasm of vegetative cell. कुछ टाइम के बाद क्या होगा? इन दोनों के बीच का सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगा and this generative cell release inside the cytoplasm of vegetative cell and it float inside the vegetative cell. This is VC and this is the GC, two-celled stage. And in most of the plant, pollination occur in two-celled stage. इसी two-celled stage में pollination होता है. मतलब ये जो two-celled stage है, it form pollen grain. इसके चारों तरफ एक्साइन का फॉर्मेशन हो जाता है और जब एक्साइन का फॉर्मेशन हो जाता है then this structure is known as pollen grain. And two-celled pollen grain is considered as immature or the partially mature male gametophyte. इसको हम बोलेंगे partially mature male gametophyte because mature male gametophyte contains 3 cells. अभी 2 सेल आई है बेटा, इसलिए इसको नाम दिया गया partially mature male gametophyte. यहां तक बोलिए बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन? ये सारा इवेंट होगा पॉलिनेशन से पहले, यहां पर आकर होगा पॉलिनेशन. In 60% angiosperm, pollination occur at the two-celled stage. Remaining 40, it occurs in three-celled stage. अगर आपका क्वेश्चन आता है pollination in angiosperm occurs at first option two-celled stage, second option three-celled stage, third option four-celled stage, fourth option either two-celled or three-celled stage. Either two-celled or three-celled stage. Same question आया बेटा, ऑप्शन आया two-celled stage, three-celled stage, four-celled stage, five-cell stage, two-cell stage. अगर ऑप्शन में आइदर टू और थ्री है तो आंसर जाएगा आइदर टू सेल और थ्री सेल स्टेज, और अगर ऑप्शन में आइदर टू और थ्री नहीं है तो आंसर जाएगा टू सेल्ड स्टेज. क्लियर है बात यहां तक? इस पूरे में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा.
क्योंकि 3 सेल आनी चाहिए, अभी 2 ही आई है बेटा। और बोलिए बेटा। हाँ जी, हाँ बेटा। इन विवो, हियर इफ विल टॉक अबाउट दिस होल प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस जो मैंने बनाया, ये सारा प्रोसेस हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम किसमें? फ्लावर के। और फ्लावर कहां पर है? प्लांट पे। तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इन विवो। ठीक है बेटा। यहां पर एक चीज याद रखना, ये वाला प्रोसेस इन सिटू है, ये वाला प्रोसेस एक्स सिटू हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पर हो रहा है? ऑन स्टिग्मा। ठीक है बेटा। और बोलिए बेटा। चलें यहां से आगे, यहां तक क्लियर है? व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ वीसी? वीसी एन और टू एन, जीसी एन। यहां जितना भी मैंने बनाया सब एन है। और ये सारा कहां हो रहा है? इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम और इनसाइड द एंथर। और एंथर के वॉल क्या? एन, 2n, 3n। हाँ, 2n। तो एंथर के वॉल तो हो गए 2n, ये सब हो गए 3n। एन या 3n? एन, ये सब एन हो गए। एंथर वॉल 2n हो गया, मतलब मीन्स 2 generation, 1 within the another. Pollen grain in anther, pollen grain in anther, 2 generation, 1 within the another. एंथर आपका 2n है और ये पोलन ग्रेन n है, तो 2 जनरेशन आ गया। एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन और एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और ये दोनों जनरेशन एक ही साथ है। एंथर 2n हो गया, एंथर वॉल 2n हो गई, और ये n हो गया। क्लियर है बात यहां तक बेटा? अब हम आते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट पर। एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, इट स्टार्ट्स ऑन द स्टिग्मा। नेक्स्ट इज post pollination development. And if we'll talk about the post pollination development, it starts on stigma. Here what happen? After the pollination, pollen lands on the stigma. ये पूरा का पूरा एक कार्पल, this is the pollen grain. And remember, large number of pollen lands on the stigma. ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पोलन लैंड करता हो, बहुत सारे पोलन लैंड करते हैं। एंड दीज पोलन इंक्लूड सम कंपेटिबल पोलन एंड सम इनकम्पेटिबल पोलन। मतलब यहां पर बहुत सारे पोलन आएंगे बेटा, और पॉलिनेशन रैंडम है, तो इनमें से क्या होगा? कुछ पोलन ग्रेन तो ऐसे होंगे जो कंपेटिबल होंगे, जो सही होंगे, और कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होंगे जो इनकम्पेटिबल होंगे। तो सबसे पहले तो चेक करा जाएगा कि कौन कंपेटिबल, कौन इनकम्पेटिबल। ठीक है ना बेटा? सबसे पहले इंट्रक्शन अकर, एंड दिस इंट्रक्शन लीड्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपेटिबल एंड इनकम्पेटिबल पोलन। और इस इंट्रक्शन में कौन इन्वॉल्व? पोलन के केमिकल एंड दैट केमिकल ऑफ पिस्टिल। स्टिग्मा के केमिकल और पोलन के केमिकल सबसे पहले आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एंड दिस इंटरेक्शन अकर बाय द केमिकल्स। सो दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, और ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा। कब तक? जब तक पोलन ट्यूब यहां तक ना आ जाए। पोलन ट्यूब यहां बनेगी बेटा, पोलन ट्यूब स्टिग्मा पर बनेगा, और जब तक ये ओव्यूल में एंटर ना कर जाए तब तक ये इंट्रक्शन लगातार चलता जाएगा। मींस इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
और डायनामिक प्रोसेस है कि जो आपस में केमिकल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि कंपेटिबल पोलन है या इनकम्पेटिबल पोलन है। बातचीत होगी बेटा, और बातचीत ये डिसाइड करेगी कि सही है या गलत है। अगर सही है, अगर सही है तो आओ भगत की जाएगी, और गलत है तो वहीं पर उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज pollen pistil interaction. And in pollen pistil interaction, chemical of pollen and the chemical of pistil involved. Process is chemical mediated or biochemical process, and it's a continuous dynamic process. ठीक है बेटा, अब ये माना गया कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है, कंपेटिबल है, और जब कंपेटिबल होगा then this pollen grain absorption of moisture from the stigma. अब जो स्टिग्मा है वहां से मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन होगा। इधर देखो बेटा, बड़ा सेल कौन? हाँ भाई, इन दोनों में बड़ा सेल कौन? वीसी या जीसी? वीसी। मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया means endosmosis occur, and when endosmosis occur size of cell increases. कौन से सेल का साइज इंक्रीज होगा? वीसी का, क्योंकि मेजर साइटोप्लाज्म किसका है? वीसी का। तो अब वीसी का साइज इंक्रीज हुआ, और जब वीसी का साइज इंक्रीज हुआ देन इंटाइन, दो बोलते पोलन में, वन एक्साइन अनदर इंटाइन। फ्लेक्सिबल कौन सा? एक्साइन और इंटाइन? इंटाइन। सो due to the endosmosis size of cell increases, and when size of cell increases the intine comes out as a pollen tube. उससे क्या होगा कि जो इंटाइन है, intine comes out as a pollen tube, and for this process boron and sugar is also responsible. Boron is essential for the pollen germination and growth of pollen tube. बोरोन की प्रेजेंस में शुगर के साथ यहां पर पोलन जर्मिनेशन होगा, एंड ड्यू टू द पोलन जर्मिनेशन a pollen tube comes out from the pollen, and this pollen tube comes out from any of the germopore. ये जो पोलन ट्यूब निकला ये किसी भी एक जर्मोपोर से बाहर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जितने भी पोलन है कंपेटिबल, ये तो मैंने एक बनाया है, यहां पर जितने भी कंपेटिबल पोलन है सारे के सारे कंपेटिबल पोलन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड एंड द वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस VCN ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। अगर आप देखो तो ये जो पोलन ट्यूब बना ना बेटा, ये पोलन ट्यूब एक्चुअली में वेजिटेटिव सेल ने बनाया, क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल का सेल वॉल है इंटाइन है, वही इंटाइन पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आया है। सबसे आगे आया वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, एंड बिहाइंड इट दिस इज द जनरेटिव सेल। ठीक है भाई, याद रखो VCN का साइज इतना बड़ा है कि वो किसी और को अपने आगे नहीं आने देता, बिकॉज द VCN रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम, गाइड करने का काम VCN करता है, और इसीलिए VCN इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। आफ्टर देन दिस जनरेटिव सेल entry of GC in pollen tube and division in GC। अब क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल है, this generative cell also enters inside the pollen tube। यहां पर ये पोलन ट्यूब
यहां पर ये VCN और VCN के पीछे की तरफ ये मेल गैमेट। मोटाइल और नॉन मोटाइल? हाँ भाई, मोटाइल और नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल, एंड दैट्स व्हाई पोलन ट्यूब इज रिक्वायर्ड। नॉन मोटाइल है, इनको फीमेल गैमेट के पास जाना है, और इस वजह से दीज आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। Movement of male gamete towards the female gamete with the help of pollen tube. The process is known as siphonogamy. साइफन मतलब होता है ट्यूब। तो ट्यूब की हेल्प से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस कहला जाएगा साइफोनोगेमी। कितने सेल यहां पर? हाँ भाई, कितने सेल? 3 सेल, 2 मेल गैमेट एंड 1 VC। बोलो, याद रखना, ये VC जो है उसका जो न्यूक्लियस है, VCN जो है, VCN इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। लेकिन जब यहां पर पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर कर रहा होता है ना, जस्ट बिफोर एंटरिंग ऑफ एम्ब्रियो सेक, VCN डीजनरेट होने लगता है। और जब VCN डीजनरेट होने लगता है तो इसका साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा होने पर क्या होगा कि जो मेल गैमेट अभी तक पीछे चल रहे थे वो अब आगे आ जाएंगे। जो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, वो यही है। एनसीईआरटी के डायग्राम से यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एनसीईआरटी में तो मेल गैमेट को आगे बताया हुआ है, VCN को पीछे बताया है। तो याद रखो, वहां पर क्या हुआ है, वो एंट्री कर रहा है, और एंट्री करते टाइम क्या होता है, VCN डीजनरेट होने लगता है। VCN डीजनरेट होता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होते ही जो मेल गैमेट पीछे चल रहे होते हैं वो आगे आ जाते हैं। क्लियर है बात यहां तक बेटा? तो अगर हम देखें, दिस इज द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। दिस इज mature male gametophyte. This is the VCN, and these are the 2 male gametes. क्लियर है बात? बोलो, यहां से लेकर यहां तक कितने माइटोसिस? पहले तो ये बताओ कितने मियोसिस? हाँ भाई, कितने मियोसिस? हाँ, आपके सामने जो भी है, कितने मियोसिस? हाँ, 0 मियोसिस। भाई मियोसिस हो चुका है ऑलरेडी। एब्जॉर्प्शन बेटा, ABS मतलब, ठीक है भाई। यहां अगर आप देखो तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं मियोसिस नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। इससे पहले हुआ था मियोसिस। तो अगर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर इज 0, 1, 2 और 3। हाँ, और माइटोसिस 1, 1 एंड 1, 2। ये B जो है बोरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। B फॉर बोरॉन। बोरॉन इज एसेंशियल फॉर द पोलन जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सो दिस इज अ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। अब इधर देखो एक बार, मैंने यहां आपसे कहा कि पॉलिनेशन यूजुअली इन एंजियोस्पर्म अकर्स एट द 2-celled stage. In some it occurs in the 3-celled stage. अगर 3-celled stage में पॉलिनेशन होगा तो ये वाला जो स्टेप है ना, डिवीजन इन जीसी, वो नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होगा। जब 3-cell स्टेज में पॉलिनेशन होता है, when pollination occur at the 3-cell stage, then GC is not present in the pollen, but 2 male gametes are present from the at the time of
पॉलिनेशन, और इसलिए ये वाला स्टेप नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिए, ये एक माइटोसिस, एक यहां पर दो, हाँ तो दो ही है बस। क्वेश्चन लिखिए बेटा, वीसी मीन्स वेजिटेटिव सेल। बेटा जो पोलन ट्यूब बनाया है वो वेजिटेटिव सेल नहीं बनाया है। हाँ, अगर 3 सेल होती तो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता, बिल्कुल सही बात है बेटा। 2 माइटोसिस बेटा। हाँ बेटा, ये सारा हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हाँ, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी meiotic and mitotic divisions, how many meiotic and mitotic divisions are required to form mature male gametophyte, to form mature male gametophyte from microspore in angiosperm. First option, 0 and 1 respectively. 0 and 1 respectively. Second option, 1 and 2 respectively. Third option, 0 and 2 respectively. Fourth option, 1 and 1 respectively. हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? मियोसिस कितने हैं? हाँ, 0। माइक्रोस्पोर से पूछा गया है बेटा। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल से पूछता तो आंसर आता 1 and 2। इधर देख लो एक बार और, फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लें, अगर कहीं कुछ रह गया हो तो। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पर हुआ मियोसिस, बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसमें हुआ, यहां पर एंजाइम आया कैलेज, इसने बना दिए 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है बेटा, इसके बाद इस माइक्रोस्पोर में हुआ माइटोसिस, और जब इसमें माइटोसिस हुआ तो एक माइक्रोस्पोर से बना एक जीसी और एक वीसी, टोटल 4। इसके बाद यहां पर हुआ पॉलिनेशन, एंड आफ्टर पॉलिनेशन जीसी प्लस वीसी ऑन स्टिग्मा। इसके बाद इस जीसी में हुए माइटोसिस, और जीसी में माइटोसिस हुआ तो बने 2 मेल गैमेट्स प्लस वीसी, एंड दिस वीसी फॉर्म द pollen ट्यूब। ये पूरा का पूरा 4 टाइम्स। ठीक है बेटा, अपना क्वेश्चन ये है, माइक्रोस्पोर से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर, this complete structure is considered as mature male gametophyte। ये आपका माइक्रोस्पोर रहा, ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट रहा। डिवीजन देख लो, एक माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस। क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? देख लो आराम से इसको।
1 मियोसिस 2 माइटोसिस। अगर 8 पूछेगा तो 4 पूछेगा तो वहां पर वो नंबर नहीं देगा आपको, वो सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। देखो आपने, मैंने कई नंबर नहीं लिखा है आपको। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? क्योंकि अगर हम एक का देखें तो 2 ही माइटोसिस आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। बी प्लस शुगर में बेटा बी फॉर बोरॉन। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए आप तो। हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 male gametes? 200 male gametes in wheat plant, in wheat plants. First option 50, second option 100, third option 200, fourth option 25। हाँ भाई, 25, 50, 100 और 200। देखो बेटा, इधर देखो, ये एक मियोसिस से बने 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर से बने 4 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, एंड ईच मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कंटेन्स 2 मेल गैमेट। सो अ सिंगल meiosis produce 8 मेल गैमेट, 8 मेल गैमेट। तो अब मेल गैमेट के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। सो द करेक्ट आंसर 25। इधर देखो, नंबर ऑफ meiotic divisions required, first thing, to form male gametes। ये मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल इन जनरल एंजियोस्पर्म की। दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मेल गैमेट डिवाइड बाय 8। ठीक है भाई, याद रखो एक मियोसिस से 8 मेल गैमेट बने, और इसलिए हमने 8 से डिवाइड किया है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अब आपसे पूछा जाए टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के लिए पूछा जाए, तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मेल गैमेटोफाइट डिवाइड बाय 4, बिकॉज 1 meiosis into 4 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की जगह अगर पोलन ग्रेन दे तब भी यही होगा, क्योंकि एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर और 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट दे दे या पोलन ग्रेन दे दे तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा। ये हम बात कर रहे हैं इन जनरल एंजियोस्पर्म की। नाउ थर्ड थिंग, टू फॉर्म मेल गैमेट इन
साइप्रेसी फैमिली, साइप्रेसी फैमिली की अगर हम बात करें तो साइप्रेसी फैमिली के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ मेल गैमेट डिवाइड बाय 2, क्योंकि साइप्रेसी फैमिली में क्या होता है, इधर देखो, इन साइप्रेसी फैमिली microspore tetrad is formed, but from this microspore tetrad 3 microspore degenerate, only 1 remain functional. 4 बने, 4 में से 3 डिजनरेट हो गए, केवल एक ही बना, तो यहां पर एक मेयोसिस से एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा और एक मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट, इसलिए डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है। हाँ भाई, गैमेट बन गए। कौन सा गैमेट बना, मेल या फीमेल? मेल तैयार है, अब फीमेल की बारी है। इस पूरे में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए बेटा। आंसर 25 आएगा बेटा, 50 नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। बेटा फालतू की बातें नहीं, इनडिसिप्लिन नहीं। इधर देखो बेटा, अब हम बात करते हैं गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम इज कंसिडर्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ल, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ल फोर्थ हर्ल ऑफ द फ्लावर असेंशियल है। और ये जो होगा, दिस कंसिस्ट ऑफ कार्पल और पिस्टिल, and carpel and pistil they are equivalent to the mega sporophyll। याद रखना, स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पल और पिस्टिल मेगा स्पोरोफिल, एंड गाइनोशियम it may consist of a single carpel. When only one carpel is present, the condition is known as monocarpellary, and when many is present, then it is known as पॉलीकार्पलरी। 12th एनसीईआरटी में पॉलीकार्पलरी के लिए ही टर्म यूज किया गया है, मल्टीपिस्टिलेट। मल्टीपिस्टिलेट और मल्टीकार्पलरी बात एक ही है बेटा। ठीक है भाई, पॉलीकार्पलरी मल्टीपिस्टिलेट बात एक है। अब ये जो पॉलीकार्पलरी कंडीशन है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, आइदर कार्पल्स आर फ्यूज्ड, when carpels are fused it is known as syncarpus, when they are free then it is known as apocarpus। 2 conditions are there, syncarpus and the apocarpus। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मॉर्फोलॉजी। हम केवल एक सिंगल कार्पल का डायग्राम लेंगे। दिस इज द कार्पल, and in this carpel the upper part and this part is known as stigma, and stigma is the pollen receptive surface of carpel. During pollination pollen lands on stigma, means it also provides the landing platform for the pollen grain. Then the long tube like structure, and this long tube like structure, this is known as style, and this style can be hollow
और इट कैन बी सॉलिड। ये जो स्टाइल होता है, ये स्टाइल दो तरह का हो सकता है ये होलो ट्यूब लाइक हो, और इट में बी पॉसिबल दैट सेल्स आर फिल्ड इनसाइड द स्टाइल, और जो सेल इसके अंदर भरे होते हैं दैट इज नॉन एज ट्रांसमिशन टिश्यू। व्हेन स्टाइल इज सॉलिड, when style is solid it is filled with transmission tissue। आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया था। ट्रांसमिशन टिश्यू इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टाइल, सॉलिड स्टाइल में ट्रांसमिशन टिश्यू होगा। देन द लोअर बर्जिंग पोर्शन, दिस पोर्शन इज नॉन एज ovary, and in ovary this is the locule, or this is also known as ovarian cavity। ओव्यूल, अगर यहाँ हम देखें तो ओवरी, ओवरी में जो चेम्बर होता है इस चेम्बर को हम बोलते हैं लॉक्यूल, और इसी का दूसरा नाम होता है ओवेरियन कैविटी। ठीक है बेटा, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी a cushion like structure is present, and this cushion like structure is known as प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा पर one structure is present and this structure is known as ovule। inside the ovary either one ovule is present or large number of ovule is present। दोनों कंडीशन पॉसिबल है बेटा। ओवरी के अंदर या तो एक ओव्यूल होगा या बहुत सारे ओव्यूल होंगे। पपाया में वन ओव्यूल और मैनी ओव्यूल, मैनी ओव्यूल। वाटरमेलन, हाँ पक्का। मैंगो, वीट, मेज, ऑर्किड। ठीक है भाई, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जितने फ्रूट में सीड उतने ओवरी में ओव्यूल। थियोरेटिकली नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड इन फ्रूट। पी में कितने हैं, वन और मेनी? हाँ भाई, मटर में वन और मेनी, मैनी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फ्रूट ध्यान में लाइए। फ्रूट में यूजुअली कितने सीड निकलते हैं? अगर एक फ्रूट में केवल एक सीड निकल रहा है तो सिंगल ओव्यूल, और अगर बहुत सारे सीड निकल रहे हैं तो मैनी ओव्यूल। कोकोनट में, कोकोनट में आप में से कितने से जिन्होंने कोकोनट का सीड देखा है? बस इतने से नहीं देखा है? अरे सबने देखा है, सबने। एंडोस्पर्म देखा है? एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म इज इक्वल टू एंडोस्पर्मिक सीड। कोकोनट में इतना बड़ा एंडोस्पर्म निकलता है, और उसके साथ में आप देखना, अगर ध्यान से अगर आप देखो या निकालो उसको, तो इतना सा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलता है ऑफ वाइट कलर का, दैट इज एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियो। और वो पूरा इतना बड़ा एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड। और एक कोकोनट में एक ही होता है, एक कोकोनट में एक ही होता है एंडोस्पर्मिक सीड है बेटा। इतना सारा एंडोस्पर्म है उसमें। एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं उनमें फूड का स्टोरेज एंडोस्पर्म के अंदर होता है, इसलिए एंडोस्पर्म बल्की हो जाता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एंड इफ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ovule is attached to the placenta with the help of a stalk like structure, and this stalk like structure, this is known as funiculum। इधर देख लेना बेटा, this structure is known as placenta। This structure, this is known as ovule body, and this structure is funiculum। This is the
funiculum or the funicle. Funicle or funiculum, this is the structure by which ovule get attached to the placenta. ठीक है भाई, और जिस पॉइंट पर ये जुड़ेगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज हाइलम. अब ऐसा नहीं है कि ये फ्यूनिकुलम हाइलम पर ही रुक जाए. इट ओवरग्रो over the surface of ovule. It form an outgrowth over the ovule surface, and outgrowth of funicle over the ovule surface, this is known as raphe. ठीक है भाई, ये फ्यूनिकल कुछ डिस्टेंस तक ओव्यूल पर जुड़ा रहता है, और जितनी डिस्टेंस तक जुड़ा रहता है उस पार्ट को बोलते हैं हम रेफे. Each ovule is surrounded by either one or two integuments. This structure are known as integument. And integument may be one or maybe two. If only one integument is present, the condition is known as unitegmic. Unitegmic means one integument only. And this condition is commonly observed in the gymnosperm. और जिम्नोस्पर्म के साथ साथ ये मिलेंगे मेंबर ऑफ गैमोपेटेली. गैमोपेटेली होते हैं डाइकोट्स इन विच पेटल्स आर फ्यूज्ड. जिन डाइकोट प्लांट्स में पेटल्स फ्यूज होते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं गैमोपेटेलस प्लांट, और दे आर द मेंबर ऑफ गैमोपेटेली. तो जो गैमोपेटेलस प्लांट होते हैं और जो जिम्नोस्पर्म है उनमें इन जनरल सिंगल टेगमेंट और सिंगल इंटेगुमेंट. सेकंड इज बाइटेगमिक, टू इंटेगुमेंट्स. And this condition is commonly observed in the monocot and polypetalous. डाइकोट जिनमें पेटल्स फ्री होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें बाइटेगमिक कंडीशन होगी. मोनोकॉट में बाइटेगमिक कंडीशन होगी. समटाइम व्हाट हैपन, इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट. कभी कभी क्या होता है, इंटेगुमेंट होता ही नहीं है, और जब इंटेगुमेंट नहीं होता देन द कंडीशन इज नॉन एज अटेगमिक. अटेगमिक मींस विदाउट इंटेगुमेंट. यहां पर कोई इंटेगुमेंट नहीं होगा. एंड दिस कंडीशन इज कॉमनली प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक प्लांट्स. जो पैरासाइट्स होते हैं उन पैरासाइट्स में यूजुअली अटेगमिक कंडीशन प्रेजेंट होती है. For example, Cuscuta. For example, Loranthus. Cuscuta, Viscum, Loranthus, Centellum. जो पैरासाइट है उन पैरासाइट प्लांट्स में ओव्यूल इज नॉट सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट. ठीक है बेटा, इधर देखो बेटा, ये आपका फ्यूनिकल. समटाइम this funicle outgrow outside to the outer integument. Sometime what happen, funicle grow outside to the outer integument and form one extra integument. And when it form an extra integument, it is known as aril, and aril is commonly present in the lychee. Outer growth of outer integument, outer growth of funicle outside to the outer integument, that is known as aril. ये एक एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट की तरह होता है, और लीची में जो हम खाते हैं वो एरिल ही खाते हैं. ठीक है बेटा. अब इधर at one place there is no integument, and the place where integuments are not present, that is known as micropyle. And micropyle is considered as tip of the ovule.
टिप ऑफ द ओव्यूल, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जिस पोजीशन पर होगा वो पोजीशन टिप पोजीशन कहलाएगा, चाहे ये माइक्रोपाइल किसी भी पोजीशन में आए। जैसे आप इसी डायग्राम में देखो, माइक्रोपाइल कहाँ है, नीचे या ऊपर, लेकिन इसको हम टिप कंसीडर करेंगे। एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, द रीजन इज नोन एज चैलाजा, एंड चैलाजा इज, हाँ, बेस ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का बेस चैलेजल साइड और ओव्यूल का टिप माइक्रोपाइलर साइड। ठीक है बेटा, इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और जिस तरफ चैलेजा होता है उस एंड को हम बोलते हैं चैलेजल एंड। देन द बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूसिलस। याद रखो भाई, ये जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस इज द स्ट्रक्चरल एंड न्यूट्रिशनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल। ये जो न्यूसिलस है यही ओव्यूल की बॉडी बनाता है। और डाइवर्सिटी में आप जिम्नोस्पर्म में एक बात पढ़ते हो, ओव्यूल इज इक्वल टू न्यूसिलस प्लस इंटेग्यूमेंट। ठीक है भाई, यहां भी वही बात है, न्यूसिलस प्लस इंटेग्यूमेंट ओव्यूल। सो न्यूसिलस इज द स्ट्रक्चरल टिश्यू ऑफ ओव्यूल, पहली बात। दूसरी बात, दिस न्यूसिलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन, this nucellus provide nutrition to the developing female gametophyte। मेल गेमेटोफाइट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? हाँ भाई, मेल गेमेटोफाइट को न्यूट्रिशन, हाँ, टेपिटम। फीमेल गेमेटोफाइट को न्यूट्रिशन न्यूसिलस। तो ये स्ट्रक्चरल टिश्यू भी हुआ और न्यूट्रिशनल टिश्यू भी हुआ। ठीक है भाई, जितने भी स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाए, जिनमें भी सेल है, all these are 2n। ये पूरे स्ट्रक्चर जो भी आप यहां देख रहे हो, जिसमें भी सेल होगा, सारे के सारे 2n सेल है। हाँ जी बेटा, माइक्रोपाइल का प्लॉइडी क्या होगा बेटा? सेल कहाँ है यहाँ? हाँ, क्या चीज? अरे भाई सेल है ही नहीं तो 0 1 2 क्या होगा? सेल ही नहीं है, न्यूक्लियस भाई, ना कोई न्यूक्लियस है ना कोई क्रोमोसोम है, कुछ भी नहीं होगा। माइक्रोपाइल का प्लॉइडी नहीं होता बेटा, प्लॉइडी होता है सेल का। ठीक है ना बेटा, यहाँ तो सेल, ये तो बना ही इसलिए क्योंकि यहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं आया। अगर इंटेग्यूमेंट आ जाता तो माइक्रोपाइल नहीं बनता। ठीक है बेटा, हाँ जी, इसीलिए तो मैंने बोला कि जहां सेल हैं उनका प्लॉइडी लेवल 2n है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि आप वाला क्वेश्चन मुझे पता था। चलेजा पे सेल है बेटा, चलेजल तो बेसल सेल है। हाँ, नहीं पूरे पे इंटेग्यूमेंट है बेटा, वो तो बनाया नहीं है, बाकी होता सब जगह। फिर एक ही जगह इंटेग्यूमेंट नहीं होता बेटा, माइक्रोपाइल पर। ठीक है बेटा, आगे देखो, एट द चलेजल एंड a single female gametophyte is present. This is the embryo sac, and embryo sac is the female gametophyte। बेटा बातें नहीं। And this female gametophyte, this is also highly reduced। 3 cells are present towards the chalaza, 3 cells are present towards the micropyle, and 2 nuclei are in the center। 7-celled, 8 nucleate। गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट n या 2n, ये n। इन जनरल द प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो सेक और द प्लॉइडी लेवल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज n। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या इसमें 2n स्ट्रक्चर है? हाँ भाई, विल देयर आर 2n स्ट्रक्चर इन इट? विल देयर n स्ट्रक्चर इन इट? 2 generation, one within the another। embryo sac in ovule, pollen grain in anther, embryo sac in ovule। 2 generation, one within the another। gametophyte and sporophyte। क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो हाँ जी। 1 मिनट बेटा, हाँ जी बेटा जी।
रेफे जो होगा केवल और केवल एक सरफेस पर जुड़ा हुआ होगा, ये इंटेग्यूमेंट की फॉर्म में नहीं आएगा। जबकि जो एरिल होगा वो एक कवर की फॉर्म में, एक इंटेग्यूमेंट की फॉर्म में आएगा, वो एक्स्ट्रा इंटेग्यूमेंट है। हाँ, रेफे अगर होगा तो, जरूरी नहीं रेफे सब में हो। रेफे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? चलिए, नाउ रेफे इन जनरल दिखता नहीं है भाई, डायग्राम में बताया भी नहीं जाता है। इधर देख लो बेटा। अब अगर हम यहां देखें, समटाइम filamentous structure are coming out from the funiculum और rarely from the placenta. यूजुअली फ्यूनिकुलम से, कभी कभी प्लेसेंटा से फिलामेंटस आउटग्रोथ निकलते हैं, एंड दीज फिलामेंटस स्ट्रक्चर आर नोन एज ऑब्ट्यूरेटर्स, एंड these obturators secrete the chemicals. These chemical attract the pollen tube towards ovule. याद रखना, ओव्यूल की तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, एम्ब्रियो सेक की तरफ नहीं। तो यहां पर ऑब्ट्यूरेटर, it guides the growth of pollen tube towards ovule। और ये भी सब में हो, ये जरूरी नहीं है, ये भी कुछ में ही होता है। ठीक है भाई। वन अनदर स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज कैरेंकल, a plug like structure at the micropylar end, which is formed from the outer growth of outer integument। ये जो outer integument है, ये outer integument माइक्रोपाइलर एंड पर ग्रो कर जाता है, एंड इट फॉर्म अ प्लग लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर ये प्लग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनता है, और जब ये प्लग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नॉन एज कैरेंकल। कैरेंकल, outer growth of outer integument at the micropyle end as a plug, that is known as caruncle. And this caruncle is present in the castor। कैस्टर जो होता है, कैस्टर में कैरेंकल प्रेजेंट होता है, एंड कैरेंकल इज द outer growth of outer integument at micropyle, and this is rich in sugary substances। कैरेंकल में शुगर बहुत ज्यादा होता है, और शुगर किसको अट्रैक्ट करता है? हाँ भाई, हाँ भाई, किसको अट्रैक्ट करेगा? एंड्स को अट्रैक्ट करेगा, चींटियों को अट्रैक्ट करेगा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरेंकल, सीड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एंड्स। मतलब ये कैरेंकल, इट हेल्प्स इन मर्मेकोकॉरी, dispersion of seed by the ants or white ants, that is known as मर्मेकोकॉरी। और इस मर्मेकोकॉरी के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर कैरेंकल। सेकेंड, कैरेंकल इज मेड अप ऑफ शुगर रिच सबस्टांसेज। जो सेल्स होती है उनमें शुगर रिच सबस्टांसेज हैं, शुगर ज्यादा है, और शुगर का एक कैरेक्टर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। सो कैरेंकल also absorb the moisture during the seed germination, so it also helps in seed germination। ठीक है भाई, बोलो भाई, एरिल समझ में आया? कैरेंकल, ऑब्ट्यूरेटर। अब एक और स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज द पेरिस्पर्म। इधर देखो बेटा, यहां अगर हम देखें तो ये ओव्यूल, और यही ओव्यूल बाद में जाकर
सीड में कन्वर्ट होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, देन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इन सीड, and at that time nucellus is not present. Nucellus is completely exhausted in generally, but sometime what happen, nucellus is also present in the seed, and remains of nucellus or residual nucellus present in seed, residual nucellus present in seed, that is known as perisperm. ठीक है भाई, and perisperm that is present in castor, black pepper and बीटरूट। चुकंदर में, कैस्टर में और ब्लैक पेपर में न्यूसिलस सीड के अंदर भी रह जाता है, और उसी को बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ पेरिस्पर्म? एन टू एन, हाँ, टू एन, एंड दिस इज इक्वल टू और दिस इज सिमिलर टू द न्यूसिलस, क्योंकि ये न्यूसिलस ही है। ठीक है भाई, याद रखना एम्ब्रियो सेक के अलावा, एम्ब्रियो सेक के अलावा मैंने यहां जितने भी स्ट्रक्चर बनाए सबका प्लॉइडी लेवल 2n है, अगर उसमें सेल है तो। ठीक है भाई, क्लियर है बात? तो यहां तक ये था हमारा ओव्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एंड ओव्यूल इज ऑल्सो नॉन एज integumented megasporangium. Remember, ovule is integumented megasporangium, equivalent to the megasporangium or integumented megasporangium. इधर देखो बेटा, कार्पल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल एंड ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कंफ्यूजन पूछ लीजिए बेटा। डिस्पर्शन ऑफ सीड बाय द एंट्स, दैट इज नॉन एज मर्मेकोकोरी। चलिए, now next is the type of ovule on the basis of funicle, hilum, micropyle and the chalaza. Types of ovule on the basis of funicle or hilum, chalaza and the micropyle. In general, funicle जहां जुड़ रहा होता है, फ्यूनिकल की पोजीशन और हाइलम की पोजीशन अपन सिनोनिम, हाइलम की पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर लेकर चलते हैं। ये माना जाता है कि जहां फ्यूनिकल है वहीं पर हाइलम आएगा। ठीक है ना बेटा? इधर देखो बेटा, यहां अगर हम देखें, this is the structure, बेटा बातें नहीं, ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया चैलेजा, ये हाइलम, फ्यूनिकल। मतलब यहां पर अगर आप देखो तो F, C and M all are in straight line, and this is the embryo sac. ठीक है भाई, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, F और M एक दूसरे से डिस्टेंटली लोकेटेड हो, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट, और अट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। और मोस्ट प्रिमिटिव इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में यही कंडीशन होती है। दिस इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म as well as it is also present in polygonum.
इधर देखो बेटा, थोड़ी देर के लिए इधर देख लो बेटा, ये वाला पार्ट है ओव्यूल बॉडी, ये वाला पार्ट है फ्यूनिकुलम। ठीक है भाई। नाउ ओव्यूल बॉडी रोटेट एट 90 डिग्री, केवल ओव्यूल की बॉडी को रोटेट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी बात कि माइक्रोपाइल को टिप क्यों माना? जितनी भी हम पोजीशन बता रहे हैं, दीज ऑल पोजीशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हुआ था, ओरिजिनल यही है, बाकी तो इससे मॉडिफिकेशन होकर बनते गए, इवोल्व होते गए। तो यहां पर अगर आप देखो तो माइक्रोपाइल सबसे ऊपर है, इसलिए हमने टिप माइक्रोपाइल को बोला, चलेजा बेस हो गया। अब हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, केवल इसको रोटेट करना है, इसको कुछ नहीं करना है। और जब हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, इस तरह से ये कंडीशन आएगा। और इस कंडीशन में दिस इज एम, दिस इज सी, दिस इज एफ। तो यहां पर एम और सी जो है स्ट्रेट लाइन में है, सी और एफ स्ट्रेट लाइन में, लेकिन एम एंड एफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एफ की जगह अपन एच भी ले सकते हैं, क्योंकि अपन ये मानकर चलते हैं कि फ्यूनिकल और हाइलम की पोजीशन सिमिलर है। 90 डिग्री पर रोटेट हुआ, मतलब ओव्यूल जो है ये अब हॉरिजॉन्टल हो गया। दिस ओव्यूल इज हॉरिजॉन्टल ओव्यूल and this is known as hemitropous or hemianatropous ovule, and this is present in ranunculus. Next condition, ovule get rotated at 180 degree, केवल ओव्यूल को रोटेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। और जब हम ओव्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे, देन द कंडीशन, इस तरह से ये कंडीशन आया, एंड दिस इज एनाट्रोपस। एन एनाट्रोपस कंडीशन, this is the most common condition in angiosperm. More than 80% of angiosperm family are having the anatropous ovule. बेटा बातें नहीं, ये जो होगा 180 डिग्री रोटेशन हुआ, और 180 डिग्री रोटेशन से क्या हुआ, एफ एन एंड सी वापस से स्ट्रेट लाइन में आए, लेकिन नाउ एफ एंड एम दे आर क्लोज टू ईच अदर, पास पास आ गए ये दोनों अब। ठीक है भाई, एंड दिस इज प्रेजेंट इन सोलेनेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, पी। इनमें कंडीशन होगी एनाट्रोपस। नाउ ओव्यूल रोटेटेड 360 डिग्री, अभी मैं केवल ओव्यूल का रोटेशन कर रहा हूं, मैंने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, केवल और केवल ओव्यूल की बॉडी को हम एंगल पर रोटेट कर रहे हैं। 90 पर रोटेट किया तो हेमी, 180 पर रोटेट किया तो एना, एना इज ऑल्सो नॉन एज इन्वर्टेड। ठीक है भाई, अब हम करेंगे 360 डिग्री रोटेशन, और 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ओव्यूल दोबारा आ जाएगा। तो यहां पर दिस कंडीशन occur, ठीक है भाई। एम, माइक्रोपाइल, चेलेजा, फ्यूनिकल, ये तीनों के तीनों फिर से स्ट्रेट लाइन में आ गए, ये वाला कंडीशन आ गया। बट नाउ व्हाट हैपन, ड्यू टू रोटेशन एट द 360 डिग्री,
The funicle is present all around the ovule body. 360 डिग्री रोटेशन की वजह से क्या हुआ कि ओव्यूल के बॉडी के चारों तरफ फ्यूनिकुलम आ गया. ये फ्यूनिकुलम ओवर द ओव्यूल बॉडी. और जब ओव्यूल के बॉडी के चारों तरफ फ्यूनिकल आ जाए, then the condition is known as Sarsinotropous. And Sarsinotropous condition that is present in Cactaceae family. याद रखो 0 डिग्री रोटेशन, ऑर्थोट्रोपस 90 डिग्री रोटेशन, हेमिट्रोपस 180 डिग्री रोटेशन, एनाट्रोपस 360 डिग्री रोटेशन, सर्सिनोट्रोपस. अब बॉडी गेट कर्व्ड. अभी तक बॉडी में कहीं कोई कर्वेचर नहीं है. अभी तक हम केवल और केवल बॉडी को रोटेट कर रहे थे. बट नाउ कर्वेचर अकर, एंड ड्यू टू द कर्वेचर now micropyle and chelles are not in straight line. अब यहां पर क्या हुआ, एक कर्वेचर आएगा. Now what happened? Ovule body is curved, and when ovule body is curved, ये ओव्यूल के बॉडी में कर्वेचर आ गया. और जब ओव्यूल बॉडी कर्व्ड हो जाएगा, then the condition is known as campylotropous. And campylotropous condition, this is present in leguminosae. याद रखना, लेग्यूमिनोसी में इन जनरल कैम्पाइलोट्रोपस होगा, लेकिन पी में एक्सेप्शनली एनाट्रोपस होगा. सेकेंड, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन क्रूसीफेरी. क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है, क्रूसीफेरी फैमिली में भी कैम्पाइलोट्रोपस कंडीशन. समटाइम कर्वेचर अकर इन सच ए वे दैट इट अकर्स इन ओव्यूल बॉडी एज वेल एज इन embryo sac. When embryo sac become horseshoe shape, embryo sac become horseshoe shape, then it is known as amphitropous. And amphitropous condition is present in Poppy and Mirabilis. क्लियर है बात? एक बार दोबारा देख लो इधर. 0 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री. हाँ, ओव्यूल बॉडी कर्व्ड, कैम्पाइलो. ओव्यूल बॉडी प्लस एम्ब्रियो से गेट कर्व्ड, एम्फिट्रोपस. क्लियर है बात? जिनको मैंने एनसर्कल किया है अच्छी तरह ध्यान रखना. इसके बाद बात आई development of ovule and megasporogenesis. Next is the development of ovule and megasporogenesis. And if we'll talk about the development of ovule, just like anther, initially ovule is a small spherical structure. हाँ, भाई इवोल्यूशन है, तो इवोल्यूशनरी चेंजेस है बेटा. ये तो इवोल्यूशनरी चेंजेस है, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया चेंजेस आते गए.
हाँ, ovule development. Initially, ovule is present as a small spherical structure surrounded by epidermal cell. J epidermis, and this epidermis, inside epidermis, large number of meristematic cells are present. And these meristematic cell, these are hypodermal cell. ये सारे के सारे hypodermal cell, and later on these hypodermal cell form the nucellus. ठीक है बेटा, ये हाइपोडर्मल सेल है, बाद में न्यूसिलस बनाएंगे, और इन्हीं न्यूसिलस में से कोई एक सेल, केवल एक, इट गेट एनलार्ज्ड. one of the cell of nucellus get enlarged, and this enlarged nucellus cell, this is known as archisporial cell. This is known as archisporial cell, surrounded by the nucellus. याद रखना, आर्किस्पोरियल सेल भी न्यूसिलस सेल ही है, जो अब डिफरेंशिएट हो गई है आर्किस्पोरियल सेल में. ये भी एक तरह का न्यूसिलस सेल ही था बेटा, जो डेवलप हुआ है न्यूसिलस सेल में, जो डेवलप हुआ है आर्किस्पोरियल सेल में. ये सारे सेल बाकी के न्यूसिलस. नाउ periclinal division occur in archisporial cell. आर्किस्पोरियल सेल में हुए पेरिक्लाइनल डिवीजन, और जब आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, देन इट फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. यहां पर 2 डॉटर सेल बने, and these daughter cell are surrounded by the nucellus. ये nucellus the outer cell is known as primary parietal cell, and inner cell is known as sporogenous cell. And this sporogenous cell directly works as a megaspore mother cell. याद रखना, जो स्पोरोजिनस सेल है, इस स्पोरोजिनस सेल में आगे अब कोई डिवीजन नहीं होंगे, ये डायरेक्टली वर्क करेगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है भाई, यही स्पोरोजिनस सेल, this sporogenous cell get differentiated in the megaspore mother cell and involved in the formation of megaspore and female gametophyte. और ये कहां से आया? इनिशियली अगर हम देखें तो स्पोरोजिनस सेल बना आर्किस्पोरियल सेल से, और आर्किस्पोरियल सेल क्या था? न्यूसिलस. So we can say that one of the cell of the nucellus get differentiated and form the megaspore mother cell, and this megaspore mother cell is present at the micropylar end. याद रखना, ये जो सेल बना ये माइक्रोपाइलर एंड पर होगा. बोलो बेटा, पैराइटल से वॉल लेयर बनेंगे, इंटेगुमेंट्स बनेंगे. बोलिए बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे लेंगे.